हेलो गाइस, दिस इज जीत एंड यू आर वाचिंग हियर फिजिक्स इन माय व्यू। न्यूक्लियर फिजिक्स हमारी लगभग समाप्त होने वाली थी। 3 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए और ये 4th लास्ट लेक्चर है। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि अल्फा डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, बीटा डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कैप्चर्स किसे कहते हैं और साइक्लोट्रॉन और बीटाट्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। इसमें जितना जैम के लिए नेसेसरी था उससे मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा दिया है। फिर भी आप जो है ये पढ़ें और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करें। आई होप न्यूक्लियर फिजिक्स का या जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा वो नहीं छूटेगा। स्टार्ट करते हैं डिसइंटीग्रेशन एनर्जी के बारे में किसे कहते हैं। तो आपने कई बार क्वेश्चन में सुना होगा कैलकुलेट द क्यू वैल्यू ऑफ द गिवन रिएक्शन। जो क्यू वैल्यू है उसे ही डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब डिसइंटीग्रेशन किस प्रकार का हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है या गामा, या कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखी है तो उस न्यूक्लियर रिएक्शन में हम क्यू वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि क्यू वैल्यू का दूसरा नाम क्या है, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि डिसइंटीग्रेशन एनर्जी किसे कहते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है अल्फा डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। अल्फा डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। अल्फा डिसइंटीग्रेशन एनर्जी का मतलब ये हुआ, जैसे क्यू वैल्यू भी कह सकते हैं। क्यू वैल्यू किसके लिए, अल्फा डीके के लिए। तो अल्फा डीके हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकलेगा और दूसरा कोई पार्टिकल बनेगा। न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकलेगा और नया एलिमेंट बन जाएगा। तो मान लीजिए आपके पास ये एलिमेंट है एक्स, एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, मास नंबर ऊपर लिखते हैं। चुपचाप रखा हुआ था, अचानक पता चला इसे कि मैं तो रेडियोएक्टिव मटेरियल हूँ, तो रेडियोएक्टिव हूँ तो मेरे अंदर डीके होगा। डीके होने के बाद इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकला। अल्फा पार्टिकल क्या लिखते हैं, 2He4। तो 2He4 अल्फा पार्टिकल निकला। मैंने कहा बैलेंस होना चाहिए, एटॉमिक नंबर भी बैलेंस होना चाहिए, मास नंबर भी। तो मास नंबर यहाँ 4 है तो यहाँ 4 की कमी होनी चाहिए, जुड़ जाना चाहिए, 4 की कमी होनी चाहिए। देखते हैं कैसे होगा। नया एलिमेंट बन गया Y, मास नंबर A है, जोड़ने पर A ही बैठना चाहिए, यहाँ पर जाएगा A-4 और जोड़ने पर Z ही बैठना चाहिए, यहाँ पर जाएगा Z-1। इसका मतलब जब किसी न्यूक्लियस में से एक अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है, जब किसी न्यूक्लियस में से एक अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है तो उसके मास नंबर में 4 की कमी होती है और एटॉमिक नंबर में 1 की कमी होती है। इसे डिस्प्लेसमेंट लॉ भी होता है, मैंने साफ साफ को बता दिया था। अब बात करते हैं क्यू वैल्यू कैसे करें। तो यहाँ पे क्यू भी होता है, रिलीज एनर्जी। मतलब जब कभी अल्फा डीके होगा तो एनर्जी भी रिलीज होगी बिकॉज ऑफ। इसे कैसे पता करते हैं, मान लीजिए कोई न्यूक्लियर डीके हुआ। न्यूक्लियर डीके होने के बाद जो पार्टिकल निकलेंगे ऐसा तो नहीं टूट के वहीं रखे रहेंगे, टूटने के बाद बहुत तेजी से निकलेंगे। मतलब जो एनर्जी रिलीज होती है वो निकलने वाले पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी के टर्म में रिलीज होती है। मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर कोई मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगाने के लिए कहे इसके लिए, तो ये क्या है, ये रेस्ट में रखा हुआ है। किसमें, रेस्ट में। अगर रेस्ट में है तो इसके अंदर क्या होगा, अगर मान लीजिए न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल निकला है और ये नया एलिमेंट बना है और क्यू वैल्यू रिलीज हो रही है, मैं कैलकुलेट कर दूंगा अभी, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि ये दोनों स्टार्टिंग में रेस्ट है और बाद में डायनामिक स्टेट में आते हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ क्या होगा, बाय मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, बाय मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ क्लासिकल मैकेनिक्स का बहुत ही सिंपल लॉ है, जिसे कहते हैं m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। अगर ये न्यूक्लियस था पहला वाला और इसमें से अल्फा पार्टिकल निकला, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल ऐसा निकला होगा, ये न्यूक्लियस टूटा होगा और प्लस इसमें से अल्फा पार्टिकल निकला होगा। तो मैं मान सकता हूं कि अल्फा पार्टिकल इसी के अंदर मौजूद था जो कि बाद में तोड़ के न्यूक्लियस को तोड़ के बाहर निकला है, ऐसा मान सकता हूं। ये क्या है, पेरेंट न्यूक्लियस, पेरेंट न्यूक्लियर। तो ये क्या है, डॉटर न्यूक्लियर, डॉटर न्यूक्लियर। और ये क्या है, अल्फा पार्टिकल। तो मैंने ऐसा माना कि इस न्यूक्लियस के अंदर पहले से अल्फा पार्टिकल मौजूद था जो कि न्यूक्लियस को तोड़कर बाहर निकला, लेकिन रेस्ट में था स्टार्टिंग में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 भी 0 थी और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 भी 0 है। मतलब ये अल्फा एमिशन की क्लासिकल थ्योरी बता रहा हूँ मैं तुम्हें। क्लासिकली अगर एक्सप्लेन करना हो तो बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी मान ली, इसकी v1 मान ली और इसकी v2 मान ली, ठीक है। अल्फा पार्टिकल को v अल्फा मान लेते हैं, बात खत्म करिए, और इसको vy मान लेते हैं, qy एलिमेंट है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 इक्वल टू पहला पार्टिकल mvy प्लस ये हो गया m अल्फा v अल्फा और ये मास mvy हो गया, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन आ गई। यहाँ से आप v अल्फा अपॉन vy की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे, अच्छा एक बात और है, जब कभी अल्फा डीके होगा तो अल्फा डीके के दौरान जो पार्टिकल निकलेंगे, अगर अल्फा पार्टिकल इधर निकलेगा तो न्यूक्लियस जो है वो दूसरी दिशा में प्रोजेक्ट करेगा बिकॉज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। ये कहता है अगर मोमेंटम को कंजर्व करना है, खुद सोचिए आप जरा, अगर इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। फाइनल मोमेंटम 0 का मतलब क्या है, मोमेंटम का डिफरेंस 0 आएगा और ये इस डायरेक्शन में जाएगा। ये वाला पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन प्रोजेक्ट होगा
और जो जो रिमेन डॉटर न्यूक्लियर है वो इस डायरेक्शन प्रोजेक्ट होगा। इसका मतलब बीच में क्या है, नेगेटिव साइन आएगा, जो सिंबल जो बता रहा है कि दोनों विपरीत विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम अल्फा वी अल्फा इक्वल टू एम वाई एंड वी वाई, ठीक है, ठीक, एम वाई वी वाई होगा, ठीक। अब बात करते हैं क्यू वैल्यूज के बारे में। तो क्यू वैल्यू किसे कहते हैं, क्यू वैल्यू कहते हैं कि ये दोनों अल्फा पार्टिकल जब भी निकले होंगे, नया न्यूक्लियर बना होगा, इक्वेशन फर्स्ट कह दो इसे, नया न्यूक्लियर बना होगा, अल्फा पार्टिकल बना होगा, तो वो जो है काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेंगे, उन काइनेटिक एनर्जी का सम जो होता है उसे क्यू वैल्यू कहते हैं। नाउ क्यू वैल्यू ऑफ दिस न्यूक्लियर रिएक्शन, ऑफ दिस न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे निकालते हैं, क्यू वैल्यू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पहले पार्टिकल की कितनी थी, इसकी कितनी है 1/2 एम वाई वी वाई स्क्वायर प्लस 1/2 एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर, क्यू इक्वल टू 1/2 एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर कॉमन लिया, कितना बचा 1 प्लस 1/2 तो कॉमन चला गया, एम वाई अपॉन एम अल्फा इंटू वी वाई स्क्वायर अपॉन वी अल्फा स्क्वायर, ये बताइए क्वेश्चन नंबर 2। आई वो इतना नोट कर लिया हो तो आगे कैलकुलेशन में यहाँ कर देता हूँ। बताइए यहाँ से इस इक्वेशन में अगर यहाँ से देखेंगे, यहाँ से बताओ कितना है मान, वैल्यू बताओ, एम्प्लाइज वी वाई अपॉन वी अल्फा की वैल्यू निकालनी, तो वी वाई अपॉन वी अल्फा कितना आएगा, वी वाई अपॉन वी अल्फा इक्वल टू, तो वी वाई अपॉन वी अल्फा इक्वल टू एम अल्फा अपॉन एम वाई, एम अल्फा अपॉन एम वाई, लेट मी चेक अगेन, वी वाई अपॉन वी अल्फा इक्वल टू एम अल्फा अपॉन एम वाई, एम अल्फा अपॉन एम वाई, ठीक है। इसका मान रखना है इसमें, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी वाई अपॉन वी अल्फा इन इक्वेशन सेकेंड, मान रखेंगे, बताओ कितना है, Q इक्वल टू 1/2 एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस एम वाई अपॉन एम अल्फा इंटू वी वाई अपॉन वी अल्फा की वैल्यू कितनी है, वी वाई अपॉन वी अल्फा की वैल्यू है एम अल्फा अपॉन एम वाई, एम अल्फा अपॉन एम वाई का होल स्क्वायर दे रखा है, एक अल्फा कट गया, एक वाई से वाई कट गया, Q इक्वल टू कितना आ गया 1/2 एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ऊपर एम अल्फा बचा, एम अल्फा अपॉन एम वाई, इस चीज को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, लिख सकते हैं एम्प्लाइज Q इक्वल टू टी अल्फा 1 प्लस एम अल्फा अपॉन एम वाई। तो ये Q वैल्यू का फॉर्मूला आपको याद रखना है, कई बार इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि कभी अल्फा डीके वाली न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखी है और बोला कैलकुलेट द Q वैल्यू ऑफ दैट रिएक्शन, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जस्ट एम अल्फा पार्टिकल का मास आपको पता होना चाहिए और एम वाई उस डॉटर न्यूक्लियर का मास पता होना चाहिए, आप जस्ट यहाँ रखेंगे और काइनेटिक एनर्जी भी दे रखेंगे, मैं भी न्यूमेरिकल कराऊंगा इसका तो क्लियर हो जाएगा, इसको इस फॉर्म में याद करना होगा। अदरवाइज इसकी दूसरी फॉर्म भी है, आप उस तरीके से भी याद कर सकते हैं, दूसरी फॉर्म में आपको बताता हूँ क्या है, और वो डायरेक्ट करिए, डायरेक्ट भी टिक मारने को आ जाती है दूसरी फॉर्म, ठीक, समझते हैं दूसरी फॉर्म क्या है, ठीक। तो बताइए जरा हमारा क्या आ गया था, ये आ गया एम्प्लाइज Q इक्वल टू टी अल्फा ब्रैकेट में 1 प्लस एम अल्फा अपॉन एम वाई, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, Q इक्वल टू टी अल्फा ब्रैकेट में एम वाई प्लस एम अल्फा। अगर न्यूक्लियर स्टेट पे देखें तो हम मास नंबर को लेंगे और एम वाई का मास नंबर जो है वो 4 कम हुआ है, अल्फा पार्टिकल का मास नंबर 4 है, नीचे एम वाई का मास नंबर 4 कम हुआ है, इसका मतलब आ गया Q इक्वल टू टी अल्फा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ए अपॉन ए माइनस 4, ठीक। इसके लिए काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला निकालेंगे, इसको उसके नीचे ले जाओ, एम्प्लाइज Q अपॉन पूरा नीचे जाएगा तो कितना होगा, ए अपॉन ए माइनस 4 इक्वल टू टी अल्फा, एम्प्लाइज टी अल्फा इज इक्वल टू ए माइनस 4 को ऊपर ले जाएंगे, Q ब्रैकेट में ए माइनस 4 अपॉन नीचे कितना बचा, सिर्फ ए बचा, ए, एम्प्लाइज टी अल्फा इक्वल टू Q, इस ए से कैंसिल होगा तो बचेगा ए माइनस वही 4 अपॉन ए बचेगा, 4 अपॉन ए। कई बार आपको ये विकल्प मिल सकता है, जस्ट में भी आया हुआ है
और आपको गेट पर प्रवेश बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कैलकुलेट करी अल्फा डिसइंटीग्रेशन एनर्जी क्या होती है। इसके अलावा बहुत सारे मेथड हैं कि आप रेस्ट मास एनर्जी, इधर के मास एनर्जी को इधर के मास एनर्जी से डिफरेंस करके भी आप निकाल सकते हैं। वही मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि अल्फा डिसइंटीग्रेशन एनर्जी निकाले। दूसरा मेथड क्या, ठीक है। पहले तो ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो आप डायरेक्ट उसमें काइनेटिक एनर्जी रखें। ये रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और क्यू वैल्यू के बीच में, है ना। याद रखना चाहिए आपको, टी अल्फा इक्वल टू होता है क्यू ब्रैकेट में 1 माइनस 4 अपॉन है, टी अल्फा इक्वल टू होता है क्यू ब्रैकेट में 1 माइनस 4 अपॉन है। तो इस तरीके से हमने अल्फा डिसइंटीग्रेशन एनर्जी को कैलकुलेट करा। इस पर बेस में भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाए। ये पहला क्वेश्चन करा दूं, चलो क्वेश्चन करा देता हूँ। पहले एक क्वेश्चन करा देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अल्फा डिसइंटीग्रेशन एनर्जी पर क्वेश्चन मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। ये मिल गया। क्वेश्चन है आपका पहला, क्वेश्चन फर्स्ट है ए न्यूक्लियर हैविंग मास नंबर 240, ए न्यूक्लियर हैविंग मास नंबर 240 decays by emission to the ground state, decayed by the emission to the ground state of its daughter nuclei. The Q value of the process is process is 5.26 million electron volt. The energy in million electron volt of the particle, the particle is, ये क्वेश्चन है गेट 2005 का, गेट 2005 का, ठीक है। तो देखेंगे क्वेश्चन कैसे इजी है और कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले आप समझेंगे क्या दे रखा है। दे रखा है ए न्यूक्लियर हैविंग मास नंबर 240 इन डिके बाय द एमिशन टू द ग्राउंड स्टेट ऑफ इट्स डॉटर न्यूक्लियर, द क्यू वैल्यू ऑफ द प्रोसेस इज 5.26। गिवन क्यू वैल्यू दे रखी है, ऑप्शन भी दे रखे हैं, पर मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। क्यू वैल्यू भी दे रखी है कितनी, 5.26, ठीक है। रखा है, पूछ क्या रहा है, काइनेटिक एनर्जी टी अल्फा क्वेश्चन मार्क। तो लिखेंगे वी नो दैट टी अल्फा का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, क्यू ब्रैकेट में 1 माइनस 4 अपॉन ए, 4 अपॉन ए। टी अल्फा क्यू वैल्यू रखी कितनी है, 5.26 और 1 माइनस 4 अपॉन मास नंबर कितना रखा है जो 240 है, 4 × 24 60 पर कैंसिल होगा, इक्वल टू 5.26, 60 एल्सियम ले लिया, 60 माइनस 1 5.26 इंटू 60 में देखिए 59 अपॉन 60 एम्प्लाइज टी अल्फा इक्वल टू, सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, आप लोग सॉल्व करके लिखना। ये आएगा 5.1723 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इजी हो जाता है क्वेश्चन बिकॉज ऑफ गेट में जब क्वेश्चन आता है, पहले मैं आपको, जो लोग बीएससी गेट पहली बार देना चाह रहे हैं उसको मैं एक अलग चैनल है बनाकर छोटी छोटी वीडियोस डालूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमें मेन पर्पस पहले जैम का सिलेबस कवर करना है, क्योंकि मेन फोकस जो हमारा जो प्राचीन काल से चल रहा है वो जैम, उस पर फोकस करना है। जो बीएससी गेट है जिसके भी स्ट्रेटेजी क्लियर नहीं, क्वेश्चन पेपर कैसा बनेगा, क्या वो एमएससी गेट और बीएससी गेट सेम रहेगा, क्वेश्चन पैटर्न अलग रहेंगे, ये सब चीजें बहुत थोड़ा अलग पैटर्न है, इसलिए हम उस पर कम फोकस करते हुए जैम पर ज्यादा फोकस करेंगे। और जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन था क्यू वैल्यू पर बेस्ड था, एक होता है सॉलिड स्टेट में क्वेश्चन बहुत फेमस है कि आप ऑप्टिकल ब्रांच कितने होंगे, दिए गए एटॉमिक, दिए गए क्रिस्टल वाइब्रेशन के दौरान आपको बताना है कि एकॉस्टिकल ब्रांच कितनी होंगी या ऑप्टिकल ब्रांच काउंट करना, कैसे काउंट करते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन की मैं लगभग 5-5 मिनट की वीडियो बनाकर वो दूसरे में डाल दूंगा, उससे अपडेटेड रहे बीएससी गेट के लिए। बहरहाल जैम में देखो आपको ये क्वेश्चन इसी तरीके से आपको मिलेगा, और ये नेट में जो जैम का थर्ड पोर्शन है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जैम का एग्जाम सबसे इजी एग्जाम है। दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है रैंक को उठाने में, क्वालिफाई करने में,
या अंदर 500 700 आने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शुरू में लगभग 40 नंबर तक लपेटना ईजी पड़ जाता है। जैम में 40 नंबर तक लपेटना बहुत ईजी पड़ता है, भारी होता है अंडर 300 अंडर 50 आने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज उसमें आपको लगभग सभी पूरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तब जाके नंबर कट पट के आपके 70 या 60 बैठेंगे, तब जाके आप अंडर 50 के आसपास आएंगे। तो इसमें जो लोग जस्ट क्वालिफाई, मतलब कुछ तो ऐसे चलने बस बोले IIT मिल जाए, तो उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप ये फॉर्मूला नहीं जानते तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस इक्वेशन को लिखेंगे, जो इक्वेशन ये बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियर लिखेंगे, आप उसमें क्यू वैल्यू रखेंगे, आप उसमें एनर्जी कंजर्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, आप उसे सॉल्व करेंगे और कहीं ना कहीं वो यही फॉर्मूला बनकर ये आंसर देगा। इसलिए ये फॉर्मूला ज्यादा आसानी से आपको याद होना चाहिए। टी अल्फा इक्वल टू होता है क्यू अल्फा, टी अल्फा इक्वल टू होता है क्यू ब्रैकेट 1/4/. ठीक है, एक क्वेश्चन और कर रहा था ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ये वाला फॉर्मूला। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। ठीक, तो एक क्वेश्चन और इस पर बेस्ड करते हैं और फिर हम आगे की तरफ बीटा एमिशन की तरफ बढ़ेंगे और मैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर के बारे में बताऊंगा आपको। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी इज डिफाइंड टू बी द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी is defined to be the difference in the rest energy between the initial and final states. Consider the following question. Consider the following process. Pu 94 240 10⁻92 uranium 236 plus 2 helium 4. The emitted alpha particle has the kinetic. The emitted alpha particle has a kinetic energy. Kinetic energy 5.17 million electron volt. The value of disintegration energy. The value of disintegration एनर्जी ये पूछा गया है और ऑप्शन दे रखा है। ए है 5.26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बी है 5.17 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सी ऑप्शन है 5.08 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डी ऑप्शन है 2.59 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये गेट 2009 का क्वेश्चन है। गेट 2009 का क्वेश्चन। द रेस्ट एनर्जी एंड द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस। तो ये प्रोसेस दे रखा है बहुत सारा बड़ा मतलब लिखा हुआ क्वेश्चन, तो देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत टफ होगा, पर बिल्कुल भी नहीं। पूछा क्या गया है, द एमिटेड अल्फा पार्टिकल हैज द काइनेटिक एनर्जी इतना जगह, द वैल्यू डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट। डिसइंटीग्रेशन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। हमें पता था काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या था, टी अल्फा इक्वल टू था क्यू ब्रैकेट में 1-4/A। तो यहाँ क्या है, हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 5.17 और क्यू वैल्यू कैलकुलेट करने को कह रहा है, जिसे डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कहते हैं, 1-4/A। मास नंबर और जो पेरेंट्स निकलेगा 240 है, या लिख देंगे 240 और यह जाएगा 4×6=24 इक्वल टू 60 हो गया, क्यू इंटू 60-1/60 इज इक्वल टू क्यू इंटू 59/60। बिल्कुल भी चेंज नहीं करा, सेम क्वेश्चन दे दिया, देख रहे हो, एम्प्लाइज 5.17 इज इक्वल टू क्यू इंटू 59/60। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, एम्प्लाइज क्यू जिसे डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कहते हैं उसकी वैल्यू आएगी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बताता हूँ आपको। बस फॉर्मूला आपको, मेन जो फॉर्मूला है
वो याद होना चाहिए। ये आएगा 5.26 ये आएगा आपका, ये आ गया आपका 5, हाँ ये आ गया आपका 5.17 और 59 4/240। मास नंबर कितना है? मास नंबर 240, बिल्कुल सही आंसर आएगा 5.26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका क्यू वैल्यू है, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी हो गया। ऑप्शन मैच कर जाएगा 5.26, ए ऑप्शन मैच कर गया। तो इस वाले फॉर्मूला बेस्ड मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए, आई होप आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं हम कि अगर आपको क्यू वैल्यू निकालनी है और कोई न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखी है तो डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन के बेस पर क्यू वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है। इसमें और उसमें एक डिफरेंस है। इसमें वो डिफरेंस है कि अगर आपको पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे रखी है तब आप काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखकर इसके जरिए आप निकाल सकते हैं क्यू वैल्यू। लेकिन अगर आपको काइनेटिक एनर्जी नहीं दे रखी है, आपको नहीं पता कि उससे निकलने वाला अल्फा पार्टिकल किस काइनेटिक एनर्जी के साथ निकल रहा है, तो आप नहीं बता सकते कि उसकी क्यू वैल्यू कितनी होगी। उसके लिए आपको दूसरा मेथड यूज करना होगा, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला आता है अल्फा डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। नंबर 1 अल्फा डीके एंड क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक पेरेंट न्यूक्लियर है, एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A, इसे कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियर। इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है। इसमें से जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो ये बनेगा ऐसे, अल्फा पार्टिकल निकलेगा 2He4 और मास नंबर में 4 की कमी आएगी, नया एलिमेंट बनेगा, एटॉमिक नंबर 2 की कमी आएगी, प्लस क्यू वैल्यू। तो करना कुछ नहीं है, ये बहुत ही इजी है। क्यू वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? क्यू मैंने एक्सेस ऑफ एनर्जी, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। निकालने का तरीका क्या है? अगर आपके पास इस तरीके से कोई क्वेश्चन लिखे 2 + 3 = 5 + x, सेम लग रहा है, 3 2 5 लिखा हुआ मान लो, और आपसे पूछा x की वैल्यू निकालो। तो निकालने का तरीका क्या होता है? इस 5 को इधर ले जाओ, 2 + 3 - 5 = x, घटा दिए 3 2 5 - 5 = x और 5 भागे 0 = x। तो ये सोल्व करने का तरीका होगा। लेकिन इसमें छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये आपके एलिमेंट है और ये एनर्जी है। ये आपके एलिमेंट है और ये एनर्जी है। तो जब दो सेम डायमेंशनल क्वांटिटी नहीं है तो उन्हें वैसे डील नहीं किया सकता जैसे सिंपल अलजेब्रिक मैथमेटिक्स हो। तो इसमें करेंगे क्या, हम मास नंबर लेके चलेंगे, वो मास डिफेक्ट देखेंगे, समझने की कोशिश करें। मान लीजिए इस चीज से, समझने, मान लीजिए इस चीज से ये 2 चीज बनी है। उदाहरण के लिए मैं लाया 1 किलो केक, 1 किलो केक, और 1 किलो केक को मैंने 2 टुकड़ों में बांटा। तो दोनों टुकड़े बराबर थे तो कितने किलो बैठने चाहिए? आधे किलो के। कितने किलो बैठने चाहिए? आधे किलो के। तो आंसर हम जब मैंने जोड़ा तो आधा था आपका 1 किलो 500 ग्राम होगा ना, 499, और ये मान लीजिए 500 ग्राम। जब मैंने काटा तो इन काटने में टुकड़ों का जो सम आ रहा था, मतलब एक न्यूक्लियस था, एक न्यूक्लियस टूट के 2 चीजें बनी। जब 2 चीजें बनी तो मैंने बोला यार 1 ग्राम फालतू कहां गया? तो काटते समय जो चूरा गिरा होगा उसका वो 1 ग्राम का होगा। कितना होगा? 1 ग्राम का होगा। इसे ही क्यू वैल्यू कहते हैं। इसका मतलब क्यू वैल्यू क्या होती है कि जब कभी किसी पेरेंट्स न्यूक्लियर से डॉटर न्यूक्लियर बनना हो, अल्फा पार्टिकल निकल रहा हो, तो कहीं ना कहीं नेट मास में एक डिफेक्ट आया होगा। तो हम मास डिफेक्ट वहां ले रहे थे बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए किसी एक एलिमेंट के लिए। अब हम किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए मास डिफेक्ट नहीं लेना, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखे हो तो उसके लिए मास डिफेक्ट अगर आप निकाल लें कि कितना मास में डिफरेंस आया होगा, इसमें डिफरेंस देखो कितना है, 1 ग्राम का, तो 1 ग्राम क्यू वैल्यू आ गई। वैसे मास डिफेक्ट देखेंगे, मास डिफेक्ट और उसके बेसिस पर क्यू वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसमें मिटाता हूँ, मैं आपको क्यू वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, समझेंगे इसे। सो क्यू वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए क्यू वैल्यू कितनी होगी? क्यू वैल्यू इक्वल टू, इससे ये बने तो इसका मास ज्यादा होगा, मास ऑफ, ये न्यूक्लियर मास है जेड एक्स है, क्योंकि न्यूक्लियर एक्स तो न्यूक्लियर मास लेना पड़ेगा, जेड एक्स माइनस मास ऑफ जेड -2 वाई ए -4 प्लस, और इसमें से ये वाला मास भी घटाएंगे, मास ऑफ 2He4 और इनटू मास डिफेक्ट को c² से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब कभी मास डिफेक्ट को c² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका पूरा जो आ जाएगा ये क्यू वैल्यू आ जाएगी। तो कभी भी किसी रिएक्शन की क्यू वैल्यू निकालनी हो, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, इसके मास में से इसका मास घटाना है, इसके मास में से इसका मास घटाना है, आपकी क्यू वैल्यू आ जाएगी। क्यू वैल्यू निगेटिव आ रही है तो एंडोथर्मिक है, प्लस आ रहा है तो एक्सोथर्मिक है। मतलब ठीक वैसा ही है जैसे कि केमिस्ट्री में होता है, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक है, अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो एंडोथर्मिक है, बात खत्म हो गई।
तो अब बात करते हैं इस मास डिफेक्ट में, अगर हम न्यूक्लियर मास की जगह एटॉमिक मास के, पहले बात तो ये आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन फर्स्ट है इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मास, ठीक है। अब करेंगे एटॉमिक मास। इफ वी wants to calculate this equation in terms of atomic mass, अगर हम एटॉमिक मास की टर्म में निकालना चाहते तो कैसे निकालेंगे, Q वैल्यू इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे इसमें देखो, ये क्या है, ये न्यूक्लियर मास है, तो न्यूक्लियस कब बचता है, न्यूक्लियस मास तब बचता है जबकि एटम में से, एटॉमिक मास में से इलेक्ट्रॉन हटा दो। ये समस्या को समझो, एक परमाणु के पास क्या है, एक परमाणु के पास अपना क्या है, एक परमाणु के पास अपना सिर्फ एक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अगर न्यूक्लियस दे रखा है न्यूक्लियर मास, तो कब निकलेगा न्यूक्लियर मास, एटम में से इलेक्ट्रॉन हटा दो। ऐसे इसमें करो, ये भी क्या करना है, ये इसमें एटम में से इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो एटम कितना है M(Z-2 Ya-4), और इलेक्ट्रॉन हटाने हैं, माइनस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, Z-2 होंगे, Z-2 Me, इतने इलेक्ट्रॉन हटाने हैं। ऐसे अल्फा पार्टिकल के लिए करना है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का कितना, एटम मान लिया, एटम मास M हो गया, और ये हो गया 2He4। इसमें एग्जैक्ट पैरामीटर दे रखा है, एक मिनट वेट करते हैं और देखते हैं कि कैलकुलेशन किसके बेस पर दे रखी है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो इसके लिए क्या करेंगे, एटॉमिक मास M हो गया, और आपका M हो गया M, हाँ 2He4, और इसमें से क्या घटा देंगे, इलेक्ट्रॉन का मास घटाने, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2Me। तो ये रिएक्शन किस में आ गए, एटॉमिक स्केल पर आ गए। अगर आपको एटॉमिक मास का बेस पर सॉल्व करना है तो इस इक्वेशन का यूज करेंगे, अगर न्यूक्लियर मास का बेस पर सॉल्व करना है तो इस इक्वेशन सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन में न्यूक्लियर मास या एटॉमिक मास दे रखा होगा, इस पर बेस भी क्वेश्चन में अभी आपको कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। जब कभी कोई इक्वेशन दे रखी हो तो उसकी क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसके मास में से इसका मास घटा दो। ठीक, आगे चलते हैं और आपको और अच्छे समझ में जाएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अल्फा डीके के बाद आता है आपका बीटा डीके। तो अल्फा डीके के लिए दो प्रोसेस हो सकते हैं क्यू वैल्यू निकालने के, एक तो आप जनरल उस इक्वेशन से निकाल दें, एक दूसरा इस मेथड से निकाल दें। अब बात करते हैं बीटा डीके के, कि बीटा डीके कैसे सॉल्व करते हैं। तो दूसरा पॉइंट आता है आपका बीटा डीके। बीटा डीके, बीटा डीके दो टाइप का होता है, मैंने आपको बताया, जैसे कहते हैं बीटा नेगेटिव डीके और एक होता है बीटा पॉजिटिव डीके। पॉजिटिव डीके, तो बीटा नेगेटिव लेते हैं, फर्स्ट क्या लिया हमने, फर्स्ट बीटा नेगेटिव डीके। बीटा नेगेटिव डीके, तो बीटा नेगेटिव डीके में क्या होता है, एमिटेड पार्टिकल इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, मतलब रिलेटिविस्टिक पार्टिकल लगा सकते हैं, रिलेटिविस्टिक कंडीशन -E10, ये पार्टिकल निकलेगा। तो आपके पास कोई पैरेंट न्यूक्लियर है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है, इसमें से आपको क्या निकालना है, ये निकालना है क्या, बीटा पार्टिकल -1E0, इसे कहते हैं नेगेटिव बीटा पार्टिकल। नेगेटिव बीटा पार्टिकल, तो ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर तो मास नंबर सेम रहेगा, ठीक है, नया पार्टिकल बन गया Y, मास नंबर सेम, बिल्कुल सही बात। एटॉमिक नंबर में एक की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी ताकि जोड़ने पर जो है सेम आ जाए, बिल्कुल सेम आपको दिख रहा है, ठीक। तो इस प्रकार की इक्वेशन को कहा जाता है बीटा डीके। कौन सा डीके, माइनस का नेगेटिव बीटा डीके। नेगेटिव बीटा डीके में हमेशा क्या निकलेगा, नेगेटिव बीटा डीके में नेगेटिव पार्टिकल निकलेगा। तो इसके लिए क्यू वैल्यू क्या होगी, सो द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, तो इस रिएक्शन के लिए क्यू वैल्यू निकालने की बहुत सिंपल ट्रिक मैंने आपको बताई कि क्यू जो होगा वो यहाँ होगा, ऐसा मान लीजिए, और क्यू वैल्यू निकालने देखा क्या है, क्यू वैल्यू इक्वल टू इसका मास, कौन सा, न्यूक्लियर मास लेना है, न्यूक्लियर मास कितना, ZXA, और इसका न्यूक्लियर मास Mn कितना, Z+1 YA, फिर इसका न्यूक्लियर मास माइनस का M, तो इलेक्ट्रॉन ही है, Me लिख देता हूँ, Me इंटू C स्क्वायर। ये क्या है, ये है इन टर्म्स ऑफ
in terms of nuclear mass. If you want to write, if we want to calculate Q value in terms of TRMS, terms of atomic mass, then कैसे करेंगे? In terms of, कैसे करेंगे? Implies Q value is equal to, ये क्या है? न्यूक्लियस क्या करेंगे? एटम में से इलेक्ट्रॉन को घटाना है. कितने इलेक्ट्रॉन है? ZMe. ठीक, ऐसे इसमें करो. एटम में से माइनस का M Z+1YA, इलेक्ट्रॉन को घटाना है. ठीक, इलेक्ट्रॉन घटाओ, लेकिन बाहर माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा. प्लस का Z+1 Me, और यह तो Me है इंटू C स्क्वायर. देखो ZMe, इसकी मल्टीप्लाई करो, अंदर कितना आएगा? एम्प्लाइज Q वैल्यू इक्वल टू M ZXA माइनस ZMe माइनस का M Z+1YA प्लस का ZMe माइनस का, भाई ये घटाना है, घटा लिया. ठीक, प्लस का Me माइनस का Me इंटू C स्क्वायर. ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है? इसके न्यूक्लियर मास में से हमने इसका इलेक्ट्रॉन घटा दिया. बिल्कुल इसमें से इसे घटाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन घटा हुआ है, माइनस प्लस होगा, बिल्कुल सही है. तो ZMe से ZMe कैंसिल होता है और आपका ये बचता है 2Me. तो बताओ कितना बचा? सोल्व करके ऊपर लिखता हूँ. बीटा नेगेटिव पार्टिकल का एमिशन मैंने कर दिया है. सो एम्प्लाइज कितना है? Q वैल्यू इज इक्वल टू मास ऑफ ZXA माइनस मास ऑफ Z+1YA माइनस 2Me C स्क्वायर. ये होता है आपका Q वैल्यू. किसके लिए? नेगेटिव बीटा डीके के लिए. ठीक, फॉर अकरिंग ऑफ दिस प्रोसेस Q वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0. अगर Q वैल्यू को 0 होना है, ज्यादा से बड़ा, तो इसका मतलब ये चीज बड़ी होगी. विच एम्प्लाइज MZXA विल बी ग्रेटर देन MZ+1YA प्लस 2Me. इससे बड़ा होना चाहिए. इट्स मीन नेगेटिव बीटा डीके will occur when mass of parent nuclei will be greater than mass of daughter atom. यहाँ एटम लिखा जाएगा, एटॉमिक मास चला है ना. मास ऑफ पेरेंट एटम will be greater than mass of daughter atom and 2 electron and mass of 2 electron and mass of 2 electrons. तो ये आपका नेगेटिव बीटा डीके पूरा हो गया. ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं. इसका नाम है पॉजिटिव बीटा डीके. लेट मी चेक. -1 Z+MP Me कैंसिल हो गया. सोल्व हमने सही करा है. अगर हम नेगेटिव पॉजिटिव कर रहे हैं, माइनस का 2Me कर रहे हैं. इसमें अलग आ रहा है. लेट मी चेक अगेन. इसको सोल्व जरा दोबारा करते हैं और देखते हैं क्या है. शायद कैलकुलेशन में मिस्टेक आ गई. कोई दिक्कत नहीं,
क्या थी हमारी इक्वेशन, एलिमेंट था x, एटॉमिक नंबर z, मास नंबर a, निकालना था क्या, नेगेटिव बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल मतलब -1 E0, मतलब मास नंबर आपका सेम रहेगा और एटॉमिक नंबर आपका एक इंक्रीज हो जाएगा, बनेगा y पार्टिकल। तो हम कंजर्वेशन लगा रहे थे या कह सकते हैं सो क्यू वैल्यू, क्यू वैल्यू बहुत सिंपल बताई थी मैंने आपको। क्यू इक्वल टू मास लेना है इसका कितना m ZXA, और फिर मास लेना है इसका कितना m Z+1 YA। कैसा मास लेना है, न्यूक्लियर मास लेना है, न्यूक्लियर मास लेना है, माइनस का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सफिक्स में लिखना है इनटू c²। अगर इसी टर्म को हम एटॉमिक की टर्म में लिखेंगे तो आएगा मास ऑफ ZXA माइनस मास ऑफ ZME, इलेक्ट्रॉन घटाना है, माइनस के मास ऑफ Z+1 YA और माइनस का आप घटाना, इसमें एटम में से क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये मैं बोला था, बिल्कुल सही बात है। Z+1 और ME आएगा इलेक्ट्रॉन घटाने, माइनस के ME और ब्रैकेट में c²। शायद ये वाली टर्म नहीं लिखी थी मैंने, शायद ये वाली टर्म नहीं लिखी थी, MZXA और माइनस के ZME माइनस का M Z+1 YA प्लस इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे कितना आएगा, ZME प्लस का ME माइनस का ME ब्रैकेट में c²। इससे ये कैंसिल, ZME से ZME कैंसिल, ये छूट गया था। Q इक्वल टू कितना है, MZXA और माइनस का MZ+1 YA इंटू c²। मुझे आंखों में खटक तो रहा था कि कुछ आंसर अलग आ रहा है। ये अभी क्यू वैल्यू, इट्स मीन फॉर the occurrence of negative beta decay, q value will be greater than 0, which implies इसका mass m of ZXA should be greater than m of Z+1 YA, which means, ऊपर लिखता हूँ, हाँ तो करेक्ट कर लेने से, which means for the occurrence of negative beta decay, the mass of parent nuclei, mass of parent atom should be greater than mass of daughter atom। अब एग्जाम्पल कराऊंगा तो अच्छे से समझ आएगा। इंक डाल देते थोड़ी, इंक कहाँ है, तो ये चीज होती है कई बार, हमें ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। और दूसरी स्थिति, हम इसे एवेल्यूएट क्यों कर रहे हैं, हम इसे एवेल्यूएट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई बार जब हम क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में जब इक्वेशन मिलेगी ये वाली, तो आपको पता नहीं खुलती क्यों नहीं है कोई चीज, तो उस समय जब एक क्वेश्चन आएगी तो उस समय आपको ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जोड़ना ना पड़े, इसीलिए ये चीज हम सॉल्व करते हैं। अगर हम इसे अभी सॉल्व कर लेंगे तो बाद में हमें सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, दैट्स फाइन। अब देखो यहाँ पर अभी मिस्टेक हो जाती कि हमने वो नहीं जोड़ा, इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़े, पर वो हम अभी करेक्ट कर सकते हैं, पर ये टाइम आपको वहां तो मिलेगा नहीं क्वेश्चन सॉल्व करते समय, इसलिए इन सब चीजों को हमें पहले ही सॉल्व कर लेना चाहिए। बहुत कुछ पता होना समझदारी है, पर निश्चित और काम की चीज पता होना कंपटीशन के हिसाब से समझदारी है ना। चलते हैं आगे, पहले इन पर भरी पूर्ण मात्रा में डाल लेता हूँ ताकि लेक्चर डिस्टर्ब ना हो बाद में। तो इसके लिए हमने निकाल दिया और मैंने आपको कंडीशन बता दी कि नेगेटिव बीटा डीके कब होता है। अब हम पॉजिटिव बीटा डीके के लिए ये चीज पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं इसमें से। ओके, चलते हैं आगे, थोड़ा इंक और डाल लेते हैं। ओके, इसका ढक्कन कहाँ है, ओके, इसे मिटा देता हूं मैं ताकि इंक हो गया। तो ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में, नेगेटिव बीटा डीके के बारे में। तो नेगेटिव बीटा डीके के बारे में ये सारे पैरामीटर पढ़ने होते हैं। अब बात करते हैं पॉजिटिव बीटा डीके किसे कहते हैं। पॉजिटिव बीटा डीके में आपका पॉजिट्रॉन निकलेगा। देखो, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल है, तो आप बिल्कुल उसे बोल सकते हो कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जगह बोल सकते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, बिकॉज मास हो गया, चार्ज जब अपोजिट होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो हम बात करते हैं पॉजिटिव बीटा डीके के बारे में, ठीक है। ठीक,
तो ये सारी चीजें पढ़ लिया हमने। किसके बारे में पढ़ लिया हमने पढ़ लिया अल्फा डीके किसे कहते हैं, अल्फा डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी अल्फा डिसइंटीग्रेशन एनर्जी में रिलेशन क्या होता है, और हमने अल्फा डीके का मास एनर्जी इफेक्ट क्या है आधार पर भी की वैल्यू निकाली। फिर हमने बीटा डीके पढ़ा जिसमें हमने नेगेटिव बीटा डीके पढ़ लिया, हम पढ़ेंगे पॉजिटिव बीटा डीके, जिसे तीसरा टॉपिक मानता हूँ मैं, पॉजिटिव बीटा डीके, पॉजिटिव बीटा प्लस डीके। इसमें क्या होगा, एमिटेड पार्टिकल इज +1 E0, इसे कहते हैं पॉजिट्रॉन। तो इसमें पॉजिट्रॉन निकलेगा। ठीक है, डस्टर रखो यहाँ पे, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, लेट वी हैव अ न्यूक्लियर रिएक्शन, लेट वी हैव अ न्यूक्लियर रिएक्शन। हमारे पास एक न्यूक्लियर रिएक्शन है और वो कुछ इस प्रकार से, एक एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A, इसमें से निकलेगा +1 E0, मतलब बीटा पार्टिकल, वो भी पॉजिटिव वाला। मास नंबर में एक की कमी आनी चाहिए, Z-1, एटॉमिक नंबर में एक की कमी आई और नया चीज बने और मास नंबर सेम रहा। इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट लॉ मैंने आपको बता दिया था कि ये बीटा पार्टिकल, इसे कहते हैं पॉजिटिव बीटा पार्टिकल, प्लस क्यू वैल्यू एरी। तो क्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे इसकी, सो द क्यू वैल्यू विल बी, क्यू वैल्यू कितनी होगी, वो होगा क्यू वैल्यू इक्वल टू इसका मास, कौन सा, न्यूक्लियर मास, ZX से, क्यों, न्यूक्लियर रिएक्शन है, मास ऑफ Z-1 Y, इसका मास माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ही तो इलेक्ट्रॉन ही मैंने आपको बताया सेम होता है c²। इन टर्म्स ऑफ, ये किस में, इन न्यूक्लियर, ये क्वेश्चन किस में, ये क्वेश्चन न्यूक्लियर मास के टर्म में। दिस इक्वेशन इज इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर mass. So if you wanna write the equation in terms of atomic mass, then कैसा होगा एटॉमिक मास में, Q वैल्यू इक्वल टू, एटॉमिक मास को किससे करते हैं, सफिक्स का हटा देते हैं, ये हो गया एटॉमिक मास, क्योंकि क्वेश्चन में एटॉमिक मास भी दिया हो सकता है, न्यूक्लियर मास भी दिया हो सकता है। तो ये आपको सोचना है, Z इलेक्ट्रॉन हटाने, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Z इलेक्ट्रॉन हटा दिए, माइनस इसका मास कितना होगा, एटॉमिक मास यहाँ एंड न्यूक्लियर मास है Z-1 YA, इसमें से क्या घटाने माइनस प्लस हो गया, इलेक्ट्रॉन हटाने -1 इंटू इतने इलेक्ट्रॉन होंगे Me, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, और माइनस के Me और ये c², मास डिफेक्ट को c² से मल्टीप्लाई करा है। Q वैल्यू इक्वल टू कितना आ गया, MZX माइनस A माइनस का ZME माइनस का MZ-1 YA, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर कितना आएगा, प्लस का ZME माइनस का ME माइनस का ME इंटू c², ZME से ZME कैंसिल हो गया। देखते हैं क्या बचता है, शायद इसकी वजह से जो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं, क्योंकि इसका आंसर वो आएगा जो पहले का आता था, और आपका भी वैसे जाएगा, मैं कहना ही चाह रहा हूँ। तो बताइए कितना है, सो एम्प्लाइज Q वैल्यू इक्वल टू मास ऑफ ZXA माइनस इसका मास ऑफ Z-1 YA और ME 2ME माइनस का 2ME इंटू c², ये आपकी Q वैल्यू, इसके लिए दिस इज Q वैल्यू फॉर बीटा पॉजिटिव डीके, for the occurrence condition, for the occurrence of this phenomenon क्या होना चाहिए, Q की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, which implies the mass of ZXA is should be greater than mass of Z-1 YA plus 2ME। This mean positive beta decay will occur when the mass of parent nuclei will be greater than the mass of daughter nuclei and the mass of 2 electron
ये आपका पॉजिटिव बीटा डीके कंप्लीट हुआ। थ्योरेटिकल है, मैं आपको फिर बताऊंगा न्यूमेरिकल कैसे होता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉन कैप्चर कैसे कहते हैं, फिर मैं आपको गामा एमिशन भी बताऊंगा थोड़ा सा। और वैसे ये सब चीजें जैम के लहजे से कम इंपॉर्टेंट है, जेस्ट के लहजे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैम में जो है क्लासिकल मैकेनिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। फोर्थ पॉइंट जो आपका आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर, PTUR, कैप्चर रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका एक न्यूक्लियस होगा। इलेक्ट्रॉन कैप्चर कब देखा गया, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन कैप्चर कैसे कहते हैं, समझेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर माने अगवा करना। तो मान लीजिए न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, कैसा होता है इसमें, पॉजिटिवली चार्ज। यहां चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक। न्यूक्लियस में से अल्फा बीटा गामा डीके हो रहा है। अल्फा बीटा गामा डीके होने की वजह से न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में आता है। उस एक्साइटेड स्टेट के दौरान अगर कोई न्यूक्लियस के पास 1s1 ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा हो तो उसके अंदर वो क्षमता होती है कि वो उसे कैप्चर करे, और उसे कैप्चर करता है तो रिएक्शन क्या दिखाई देती है, वो चीज ये है। मान लीजिए आपके पास कोई पैरेंट न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है, ये एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, -1 E0। तो हम वही चीज देखेंगे, एक नया एलिमेंट बनेगा, कितना, Z में 1 जोड़ो, यहाँ Z-1 आना चाहिए, A में 0 जोड़ो, यहाँ पे A आना चाहिए। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन कैप्चर इक्वेशन। और यहाँ पे आएगी आपकी Q वैल्यू। Q वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, सो द Q वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, तो इस इक्वेशन की Q वैल्यू कितनी होगी, वो होगी Q वैल्यू इज इक्वल टू मास, इसका न्यूक्लियर मास लेना है तो Mn, और ZXA मास, फिर इसका लेना है, जोड़ना है, इसे जोड़ना है क्योंकि इस तरफ है ना, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस इसका मास घटाना है, मास न्यूक्लियर मास लेना है Z-1 YA। बहुत सिंपल होता है यार, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल। इसी को एटॉमिक टर्म में लिखेंगे तो कितना हो, कैपिटल M ZX माइनस से ज्यादा थ्योरी ना लिखते हुए ZMe प्लस का ME माइनस का M Z-1 YA घटाएंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, Z-1 ME इंटू C स्क्वायर, लिखना मत भूल भाई। ये कितना, ये है न्यूक्लियर टर्म में, इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मास, ये कितना, इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास। कुछ कटा क्या, ZME मल्टीप्लाई कर लो पहले, फिर देखते हैं क्या कटेगा। Q वैल्यू Q इक्वल टू मास ZXA माइनस का ZME प्लस का ME माइनस का MZ-1 YA प्लस का ZME माइनस का ME इंटू C स्क्वायर। ME से ME कैंसिल, ZME से ZME कैंसिल, तो Q वैल्यू इक्वल टू आ गया MZXA माइनस का MZ-1 YA, बिल्कुल अल्फा डिग्री का पॉजिटिव डिग्री देखें, एम्प्लाइज Q इक्वल टू आ गया MZXA माइनस का MZ-1 YA इंटू C स्क्वायर। ये आपकी Q वैल्यू आ गई, ठीक है। वही चीज सेम जो हम लिखते हुए आ रहे हैं, फॉर द अकरेंस कंडीशन ऑफ दिस फिनोमेना। ये फिनोमेना कब अकर होगा वो लिखेंगे यहाँ पे। सो द अकरेंस अकरेंस कंडीशन फॉर दिस फिनोमेना, तो ये फिनोमेना तब अकर होगा जब आपकी Q वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इट्स मीन मास ऑफ ZX और मास नंबर A था वो ज्यादा होना चाहिए किससे, मास ऑफ Z-1 YA से, which means the atomic mass of parent nuclei should be greater than the mass of daughter nuclei, DAU GSTER daughter nuclei। तो ये आपका कौन सा डीके हो गया, इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो गया। इलेक्ट्रॉन कैप्चर कंडीशन मैंने आपको बताई। सबके लिए देखो एक चीज आपको, आप जब भी इसे नोट करें, आप बार बार नोट करने का और एक ही चीज करने का एक मेन कारण ये है कि आपको इजी लगने लगे। मैंने सारी इक्वेशन में आपको बताया, मास डिफेक्ट निकालना है, C स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, Q वैल्यू हो जाएगी। तो आपको बताता हूँ गामा डीके के बारे में, जो कि एक अलग फिनोमेना है, ठीक है। गामा डीके किसे कहते हैं,
समझते हैं। हैशटैग गामा डीके। गामा डीके तब होता है जब एक्सेस ऑफ एनर्जी होती है, एक्सेस ऑफ एनर्जी। क्योंकि मैंने आपको बताया था गामा क्या है, इट इज मेड बाय गामा फोटोन which is quanta of energy, that's why its emission do not affect the atomic number or mass number of parent nuclei। सबसे पहली बात आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि गामा डीके कब होगा। गामा डीके कभी भी पहले नहीं हो सकता। सबसे पहले अल्फा डीके या बीटा डीके होगा। मतलब न्यूक्लियस से या तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा या बीटा पार्टिकल निकलेगा, और न्यूक्लियस के अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल के निकलने की वजह से न्यूक्लियस अपने एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट से वो दोबारा जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उस न्यूक्लियर ट्रांजिशन की वजह से आपका गामा रे निकलती है। आप ऐसा समझ लीजिए आपका ग्राउंड स्टेट है, और ये न्यूक्लियस की एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट। तो एटॉमिक अल्फा बीटा पार्टिकल निकलने से क्या होगा, जो न्यूक्लियस वो एक्साइटेड स्टेट में गया, और एक्साइटेड स्टेट मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, वो आगे ट्रांजिशन करेगा ग्राउंड स्टेट में, तो यहाँ पहुंचेगा, तो इस दौरान यहाँ से फोटोन निकलेगा h न्यू। ठीक है, इस गामा फोटोन की एनर्जी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला एनर्जी फॉर, मैं आपको देख के बताता हूँ ताकि एग्जैक्ट हो, क्योंकि इसका कोई वेरिफिकेशन थ्योरी डेरिवेशन नहीं था एक अच्छे टर्म्स में, तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। ये फॉर्मूला आएगा आपका एनर्जी ऑफ गामा पार्टिकल, एनर्जी ऑफ गामा फोटोन, ई गामा फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला हो गया ई गामा इक्वल टू क्यू अल्फा माइनस के टी अल्फा ब्रैकेट में 1 प्लस एम अल्फा अपॉन एम वाई। अभी तक इस पर क्वेश्चन नहीं आया, पर आप इसे याद करें, कुछ पता नहीं है कब हट जाए एग्जामिनर की। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ गामा फोटोन की एनर्जी फॉर्मूला होता है ई गामा इक्वल टू क्यू अल्फा माइनस टी अल्फा 1 प्लस एम अल्फा अपॉन एम वाई। ये अल्फा क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कभी भी गामा एमिशन कभी पहले नहीं हो सकता, वो अल्फा और बीटा पार्टिकल की किसी और कंडीशन की वजह से सबसे पहले न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर लोअर ग्राउंड स्टेट में आने के लिए गामा पार्टिकल रिलीज करता है। दैट्स व्हाई इट डू नॉट इफेक्ट द मास नंबर एज वेल एज द एंड एटॉमिक नंबर। दूसरी बात ये, क्या अल्फा और बीटा पार्टिकल के निकलने की वजह से क्या हर बार गामा फोटोन निकलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर बार न्यूक्लियर ट्रांजिशन की वजह से, इस प्रकार के ट्रांजिशन की वजह से, जब कभी न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से लोअर ग्राउंड स्टेट में आ रहा, हमेशा एक क्या निकले, फोटोन निकले। बिकॉज ऑफ कई बार एनर्जी जो निकलेगी, जो रेडिएट एनर्जी होती है, वो इतनी कम होती है कि न्यूक्लियस के पास वाली सेल को इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी जाती है, और जब न्यूक्लियस का पास वाले सेल का इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेता है, एग्जांपल मान लीजिए न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये सेल है KLMN, इस सेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं SPDF, ठीक है, SPDF मान लिया, SPDF ऑर्बिटल मान लिया। अब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये न्यूक्लियस जो अपने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया, इन्हें फोटोन एनर्जी रिलीज करी, भाई एनर्जी रिलीज करी। जब एनर्जी रिलीज करी तो ये मैंने आपको बताया कि ये एनर्जी जो है पास वाले निकटवर्ती इलेक्ट्रॉन को दे दी जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, अगर ये एनर्जी जो है भले ही से न्यूक्लियस के लिए कम हो, लेकिन वो इस इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल बाइंडिंग एनर्जी, किससे, ऑर्बिटल बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा होगी। या एक टर्म याद आ गई इससे, हाँ गुड। तो ये एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल बाइंडिंग एनर्जी की वजह से ज्यादा, ऑर्बिटल बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी जाएगी और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ना कि फोटोन। दैट्स व्हाई दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड इंटरनल कन्वर्जन। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड इंटरनल कन्वर्जन एंड ejected electron is called conversion electron
इलेक्ट्रॉन। देखो इसमें मिस्टेक हो रही है, पर देखो बहुत शानदार बात ये है, मुझे हाथों हाथ पता चल रहा है कि क्या क्या चीज इंक्लूड करनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसमें तो बाउंड स्टेट में है, और बाउंड स्टेट से किसी चीज को कैप्चर करने के लिए हमें उसे इसके स्टेट तोड़ने के लिए, उसके ऑर्बिट को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई क्यू वैल्यू में बाइंडिंग एनर्जी को भी घटाना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ अभी, जब आप इसको पूरा नोट कर ले, आप यहाँ तक आ जाए और आप इंटरनल कन्वर्जन की स्टेट को बता रहे हो, वो तो अच्छा, मैंने गामा डीके में आपको एक स्पेशल कंडीशन बता रहा था कि हर बार अल्फा बीटा डीके के बाद गामा पार्टिकल निकले, ऐसा जरूरी नहीं है। गामा पार्टिकल निकलने के दौरान कभी ट्रांजिशन लोअर स्टेट का हो रहा हो, मतलब कम एनर्जी क्वालिटी का हो रहा हो, तो वो एनर्जी जो है न्यूक्लियस के पास आने वाले या पास ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी जाती है, और वो एनर्जी उस समय इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन वहां से निकलते हैं। इस फिनोमेना को इंटरनल कन्वर्जन कहा जाता है। इंटरनल कन्वर्जन न्यूक्लियर फिनोमेना है, और इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो मैं बाइंडिंग एनर्जी में रोल बताता हूँ इसका, ठीक है। चलो मिटा के मैं आपको बताता हूँ कहाँ थोड़ा सा एडिशन और आपको करना है। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट तो वही होता है जो मैं बता रहा हूँ आपको। जब आपने पढ़ा था किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन कैप्चर के बारे में, तो यहाँ लिखेंगे रिमार्क, हैशटैग रिमार्क। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में आपको मैंने बताया था एक एलिमेंट है ये, जिसका एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है, ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है -1 E0। तो कैप्चर करने के बाद क्या होगा कि ये एक नया एक एटम बनाएगा जिसे कहते हैं Z-1 YA, और इसकी मैंने क्यू वैल्यू निकाली। तो रुचिकर बात ये है, इंटरेस्टिंग बात की, Z - Z बैलेंस है। सो क्यू वैल्यू ऑफ द इक्वेशन, क्यू वैल्यू ऑफ द इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, जो क्यू वैल्यू थोड़ी कम होगी, क्यू वैल्यू हो जो उसका मास होगा, इसका मास कितना होगा mZxa, प्लस इसका मास होगा कितना me, और माइनस इसका मास होगा कितना m, न्यूक्लियर मास लेना है, न्यूक्लियर मास, और Z-1 YA, और ऑर्बिटल बाइंडिंग एनर्जी और घटानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, ऑर्बिटल बाइंडिंग एनर्जी BE। ये क्या है, वेयर BE इज ऑर्बिटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई अगर क्यू वैल्यू को न्यूक्लियर के एटॉमिक टर्म में भी लिखना है, तो आपका जो आया था सॉल्व करने में आंसर लिख दो, डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, mZxa ये आइटम आया था, माइनस इसका मास आएगा था mZ-1 YA ये आया था, और इंटू C² आया था, यहाँ C² से मल्टीप्लाई करेंगे, तब बाइंडिंग एनर्जी उठाएंगे B, और माइनस का BE आया। ये आपकी क्यू वैल्यू होगी, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए। तो याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यार, ये पता नहीं कैसे छूट जाती है बातें। चलो कोई बात नहीं, आपको और अच्छे समझ में आ गया जब कभी हम चीजों को रीबैक करके जाते हैं। वैसे गामा पार्टिकल है ना, गामा फोटोन का रीजन था एक, अच्छे से समझ में आया उसकी वजह से। तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन कैप्चर किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में ये जाना है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन कैप्चर सोल्व करना है, तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर को सोल्व करने की सिचुएशन में आपको ऑर्बिटल बाइंडिंग एनर्जी लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी इस बार रिमार्क में, और ये आपका संशोधित रूप है। तो आप इलेक्ट्रॉन कैप्चर जहां भी सोल्व करो, पूरी कैलकुलेशन माइनस का BE बाद में जरूर ऐड करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जब कैप्चर करेगा तो कैप्चर करने के लिए, छीनने के लिए, इलेक्ट्रॉन को अपने आप में इन्वॉल्व करने के लिए उसको उसकी ऑर्बिट से हटाना पड़ेगा, और ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोहर एक स्टेबल होती है, और स्टेबल चीज को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। दैट्स व्हाई एक एनर्जी का कुछ पार्ट इसमें भी रोल इन्वॉल्व हो जाएगा, और बाइंडिंग एनर्जी कुछ कम हो जाएगी। तो इसे मिटाता हूँ, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो गया, गामा एनर्जी के बारे में मैंने आपको बता दिया। थोड़ा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जब आप न्यूमेरिकल कर लेंगे तो आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और न्यूमेरिकल करने के बाद थोड़ी चीजें और पढ़ाऊंगा, और आपका ये वाला लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल के बारे में। बहुत ही सॉफ्टली पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट, ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस disintegrates for a time equal to its average life. Calculate the fraction of the original substance disintegrated
इंटीग्रेटेड स्पेलिंग A radioactive substance disintegrates for a time equal to its average life. Calculate the fraction of original substance disintegrated. disintegrated. ये क्वेश्चन है, दिया क्या पहले समझेंगे. इस क्वेश्चन में कहा है जो टाइम टेकन है, टाइम इज इक्वल टू द एवरेज लाइफ के बराबर देखा है. तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका. सॉल्यूशन गिवन टाइम टेकन इज इक्वल टू टी हाफ के इक्वल है, और हमें पता है टी हाफ मैंने प्रूफ भी करा है 1 लैम्डा के इक्वल होता है. ठीक है, तो टी हाफ 1 लैम्डा, टी इज 1. वी आल्सो नो द रदरफोर्ड-सोडी लॉ. रदरफोर्ड-सोडी लॉ क्या होता है? वो होता है n इक्वल टू एन नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस के लैम्डा टी. n इक्वल टू एन नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस के लैम्डा टी की वैल्यू कितनी है? 1 लैम्डा. सॉल्व करेंगे n इक्वल टू एन नॉट इंटू ई टू दी पावर -1. इसको नीचे लाएंगे. एम्प्लाइज n अपॉन एन नॉट इक्वल टू 1/e. परसेंटेज पूछा तो 1 2 2 7 1 8 को सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, लिख दे रहा हूँ मैं, 0.368. ये आपका आ गया 36.8%. ये आपका आंसर. तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा सकते. इसमें कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी थी तो थोड़ा टफ लगने लगा था, पर ये भी क्वेश्चन ईजी था. आपको जस्ट छोटे छोटे फॉर्मूले पता होने चाहिए. ठीक है, इसे मिटाता हूँ, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ. इसी के सेक्शन भी, ये पहला पार्ट था, इसी में एक दूसरा पार्ट भी है, उसको भी सॉल्व करते हैं. छोटे छोटे क्वेश्चन हैं पर इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दूसरा पार्ट समझते हैं क्या है. दूसरा पार्ट है द हाफ लाइफ. बी है इसमें, द हाफ लाइफ of a radon is 3.82 days. What fraction of freshly prepared sample of radon will disintegrate. कितना पोर्शन डिसइंटीग्रेट होगा? तो क्वेश्चन इन 10 डेज, 10 दे रखा है, इन 10 डेज. ठीक है, पूछा गया. सॉल्यूशन देखेंगे इसका. सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है. क्या टाइम दे रखा है? टाइम कितना रखा है? 10 डेज के अंदर हमें बताना है डिसइंटीग्रेशन कितना होगा. और क्या दे रखा है? 3. हाफ लाइफ दे रखी है इतनी गिवन. टी हाफ दे रखा है कितना? 3.82. तो टी हाफ के जरिए आप लैम्डा निकाल सकते हो. टी हाफ के जरिए लैम्डा कैसे निकाल सकते हैं? वी नो दैट क्या पता है हमें कि टी हाफ जो होता है 0.693 अपॉन लैम्डा. वैल्यू रखनी है 0.693 अपॉन लैम्डा निकालना है ना. इसको ऐसे कर लीजिए. एम्प्लाइज लैम्डा इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ. तो ये आ जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ की वैल्यू कितनी? 3.82. सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपकी लैम्डा की वैल्यू जो है ये आएगी 0.181 डे इनवर्स. ये आपका लैम्डा आ गया. पूछा गया है फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंपल ऑफ रेडियन विल डिसइंटीग्रेटेड अमाउंट कितनी होगी? तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है रदरफोर्ड-सोडी लॉ n इक्वल टू NO की पावर लैम्डा टी, वो बताती है उस इंस्टेंट पे कितना बचा है. वो ये नहीं बताती कितना डिसइंटीग्रेट हुआ है. याद रखेंगे, रदरफोर्ड-सोडी लॉ ये बताता है कि किसी टाइम पर कितने एटम बचे हुए हैं डिसइंटीग्रेशन होने से. समझ आ रहे? तो रदरफोर्ड-सोडी लॉ लगा के देखते हैं क्या पता चलता है हमें. बाय रदरफोर्ड-सोडी लॉ इसे कहते हैं डीके इक्वेशन भी कह सकते हैं. डीके इक्वेशन लगाओ भी. क्या होती है? वो होती है n इक्वल टू एन नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस के लैम्डा टी. n इक्वल टू एन नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस के लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 0.181 इंटू टी की वैल्यू कितनी है? 10 डेज. मल्टीप्लाई करेंगे n इक्वल टू एन नॉट इंटू ई की वैल्यू कितनी होती है? 2 2 7 1 8 की घात माइनस के 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.81. सॉल्व करेंगे आप यहाँ पर तो आपको पता चलेगा. एम्प्लाइज n इक्वल टू एन नॉट इंटू 1/2.718 की पावर 1.81. सॉल्व करें इसे कैलकुलेटर की हेल्प से
तो n अपॉन एन नोट की वैल्यू जो आएगी, n अपॉन एन नोट की वैल्यू 1/10 आएगी। कितनी आएगी? 1/10। दिस इज द रिमेन फ्रैक्शनल पार्ट which is not disintegrated, जो डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ। सो डिसइंटीग्रेटेड अमाउंट विल बी, कितना होगा? आपको एक में से घटा देना है, 1 - 1/10, आपको डिसइंटीग्रेटेड अमाउंट मिल जाएगा 10/10 में से गया 10 कम 10 मल्टीप्लाई करेंगे -1, 10 में से गया 9/10, यहाँ के 0.9%। ठीक, तो ये आपका सोल्व करने का तरीका था। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये देखना है पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उसी के बेस पर आप आंसर दें, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, वो यहाँ तक आने के बाद छोड़ देंगे। और मैंने आपको बताया ये जो n अपॉन n नोट वाली इक्वेशन है, वो ये रहा फोन, एक्सक्यूज मी भैया, फोन ये रहा, ले जाओ, इसमें सिम डाल लेना, ये आवाज कर रहा था, मैंने सिम निकाल दी दोनों। ठीक है, देख लो पिन भी रखी हुई। द हाफ लाइफ, क्योंकि बिना पासवर्ड के फोन स्विच ऑफ भी नहीं हो सकता है, तो स्विच ऑफ नहीं होता। ठीक है, देखो सारा सामान देख लो, फिर बाद में आप पूछोगे कहाँ है। द हाफ लाइफ आपको कैलकुलेट करनी थी, हाफ लाइफ, तो उसका जरिया मैंने आपको बताया कि आपको हमेशा उतनी चीजें दी होंगी जितनी जरूरी हो, हमेशा उतनी चीजें दी होंगी जितनी जरूरी हो। तो हमें या तो टाइम दिया होगा या लैम्डा दिया होगा, जैसे डीके कांस्टेंट कहते हैं, या तो आपको दिया होगा एवरेज हाफ लाइफ दी होगी, उनके जरिए से आप निकाल सकते हैं। मेन पॉइंट ये है, रदरफोर्ड-सोडी लॉ या डीके इक्वेशन हमेशा ये बताती है कि कितनी टाइम तक कितने एटम बचे हुए हैं, ये नहीं बताती कितने डीके हो गए, बचे हुए अमाउंट को ही बताती है। तो मिटाता हूं मैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या। ये पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, और आई होप इनसे बहुत अच्छे से आपको समझ में आया हो क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है। ये क्वेश्चन वैसे अगर सही मायने में बताऊं तो 12th के क्वेश्चन है, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा मैं। 12th के आप बुक देखोगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में जहां से स्टार्ट हो रही है वो यही मिल जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है द हाफ लाइफ ऑफ UX1, द हाफ लाइफ ऑफ UX1 is 24.1 days. How many days after UX1 has been isolated will it take for 90%? Will it take for 90% of it? Take for 90% of it to change to UX2। ठीक है, तो क्वेश्चन समझेंगे और फिर सोल्व करते हैं इसे। जब मुझे द हाफ लाइफ ऑफ UX1 इज इतना डेज गिवन है, सॉल्यूशन देखो इसका क्या है। सॉल्यूशन गिवन हाफ लाइफ दे रखी है, टी हाफ से डिनोट करते हैं कितना है 24.1 डेज दे रखी है। ओके जी, हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू UX1 कन्वर्टेड इनटू UX2। तो UX1 जो है आपका जो UX2 में कन्वर्ट हो रहा है डिसइंटीग्रेट होने के बाद, तो उसमें कहा गया हैज बीन आइसोलेटेड विल इट टेक फॉर 90% ऑफ इट्स चेंज। मतलब आपका 90% जो है वो UX2 में चेंज हो रहा है, इसका 90% जो है डिसइंटीग्रेट हो रहा है। 90% का मतलब क्या हो रहा है? 90% का मतलब होता है 90% डिसइंटीग्रेट हो रहा है, इज डिसइंटीग्रेटेड which means only 10% is remain to disintegrate होने को 10% बचा है। So n upon n naught is equal to 10%, or we can say 10 upon 100 is equal to 0.1/10. So by decay equation आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। n is equal to n naught into e to the power minus के लैम्डा t, इसकी वैल्यू हमें पता है n upon n naught into e to the power minus के लैम्डा t, इसकी वैल्यू 1/10 है। 1/10 is equal to क्या निकालना है? For its change UX2। The half life of UX1 is 24.1 days। हाफ लाइफ दे रखी है मतलब डीके कांस्टेंट दे रखा है।
हाफ लाइफ दे रखी है मतलब डीके कांस्टेंट दे रखा है, सही बोल रहा हूँ मैं, हाफ लाइफ दे रखी है मतलब डीके कांस्टेंट दे रखा है 0.693 अपॉन टी हाफ, हाफ लाइफ दे रखी है मतलब डीके कांस्टेंट दे रखा है भाई। हाफ लाइफ कितनी है 24.1 डे। सोल्व करेंगे, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, सोल्व करने के बाद मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन दिख रहा हूँ, आप कैलकुलेटर की सहायता से सोल्व करें। तो इसकी हाफ लाइफ जो है वो आएगी 0.0287 डे इनवर्स इसका यूनिट हो गया। ठीक, इस लैम्डा की वैल्यू यहाँ रखेंगे 2.718 की पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू कितनी है 0.0287 इंटू टी। तो इसको सोल्व करते हैं, लोग लेके मैं तो दिखा देता हूँ क्या सोल्व करना है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। कभी यहाँ आने के बाद कैलकुलेशन छोड़ दो, ये बहुत सिंपल सवाल है, आगे कैलकुलेशन लोग लेने हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बताओ कितना 1/10 को लिखेंगे 1/10 और ये आ गया 1/2.718 और 0.027 इंटू टे। मल्टीप्लाई करेंगे एम्प्लाइज, इसकी मल्टीप्लाई में करो कितना है 2.718 की पावर 0.0287 इंटू टी इक्वल टू 10। टेकन लोग बोथ साइड, टेकन लोग बोथ साइड, नहीं लगा लोग नहीं लेना पड़ेगा, अगर आप लोग ले रहे हैं तो वहां फिर आपको टी की वैल्यू नहीं रखनी चाहिए थी। 0.0287 इंटू टी इक्वल टू आ जाएगा लोग ई बेस पे 10 है, याद रखें ई बेस पे 10 है। ठीक है, ई बेस पे 10 नहीं लोगे तो दिक्कत आएगी ना। एम्प्लाइज टी इक्वल टू कितना है लोग ई बेस पर 10 अपॉन 0.0287। ये सोल्व करें आप, टाइम मिल जाएगा विच एम्प्लाइज टी इक्वल टू लोग ई बेस पर 10 कैलकुलेटर से मिलेगा। ठीक है, बताता हूँ इसका वैल्यू कितना आएगा, टाइम आएगा आपका 80 डेज, 80 डेज, ये 80 डेज आपका टाइम आ गया है। और ये इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है, याद रखना है अगर मैं ई बेस पे नहीं लूंगा तो ये एक नहीं होगा। ठीक है, तो इसे मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव K40, द हाफ लाइफ of radioactive K40 is half life दे रखी है 1.83 into 10 to the power 8 years. Find the number of beta particle. Find the number of beta particle. Beta particle emitted per second per gram of K40, assuming lambda is equal to 1.2 into 10 to the power minus के 17 सेकेंड इनवर्स। अब अगर दो नंबर दे रखा है मतलब यूज होगा इसका एवोगैड्रो नंबर, याद भी होना चाहिए इसकी वैल्यू, इसको दे रखा है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, सॉल्यूशन देखें आप, इसका क्या चीज है, सॉल्यूशन में आपको सबको सिर्फ पता होना चाहिए दे क्या रखा है, यूनिट से बचल जाता है। इन्हें कहा है फाइंड द नंबर ऑफ बीटा टी के एमिटेड पर सेकंड मतलब एक्टिविटी दे रखी है, गिवन एक्टिविटी कितना फॉर्मूला होता है dn/dt इक्वल टू होता है लैम्डा nt टी टाइम पर, ये फॉर्मूला है गिवन नहीं। assuming लैम्डा इक्वल टू दे रखा है, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 17। नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, अवोगैड्रो नंबर लेना है आपको 6.023 इंटू 10 की पावर 23 को मास नंबर से डिवाइड करना है, K40 है ना तो वो मास नंबर 40 है, इसका 40 से डिवाइड करना है। तो ये कैलकुलेशन जो आएगी आपकी dn/dt की वैल्यू हो जाएगी, dn/dt की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 17 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 40। तो ये सोल्व करें, एम्प्लाइज डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड की आपकी वैल्यू हो जाएगी जो पूछा गया है dn/dt। ठीक है, ये गिवन नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो एक्टिविटी का फॉर्मूला ये होता है। तो सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर 5, ये आपका 5 है भाई, 10 टू द पावर 5, ये आपका आंसर आ गया। तो हमेशा देखेंगे वैल्यू कैसे रखे तो यूनिट से बदल जाएगा यार, ये पूछा क्या है पर सेकंड पूछा है, पर सेकंड यही होता है, एमिटेड पर सेकंड यही होता है, पर ग्राम की वजह से मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए, इसे डिवाइड और मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो डायरेक्टर साहब आप इतनी देर से कहाँ थे,
इतनी देर से वेट कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, इट इज ऑब्जर्व दैट ये ऑब्जर्व किया गया है दैट 3.67 over 10 3.67 into 10 की पावर 10 अल्फा particles are emitted per gram of radium 226 आप मुझे बता दीजिएगा जब फोन की बैटरी खत्म हो जाए या वीडियो रुक जाए, ठीक है। अगर 10% थी वो खत्म होने वाली है। कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम 226। अब वो गेड्रो नंबर दे रखा है, कितना रखा है 6.023 इंटू 10⁻23 याद करना चाहिए, आपको बता रखा है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन पूछा गया, इट इज ऑब्जर्व दैट इतना अल्फा पार्टिकल आर एमिटेड पर ग्राम, मतलब एक्टिविटी दे रखी है, गिवन एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई कितनी रखी भाई, डीएन और डीटी की वैल्यू दे रखी है, डीएन ओवर डीटी इज इक्वल टू 3.67 इंटू 10⁻10। उसके बाद क्या कहा है, आर एमिटेड पर ग्राम रेडियम 226 दे रखा है। कैलकुलेट द हाफ लाइफ, ओके, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, कितना होता है लैम्डा इंटू एन इक्वल टू 3.67 इंटू 10⁻10। नंबर ऑफ पार्टिकल मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं। अवोगाद्रो नंबर को मास नंबर से डिवाइड करें, नंबर ऑफ पार्टिकल आते हैं। अवोगाद्रो कितना 6.023 इंटू 10⁻23 और मास नंबर कितना रखा है, ये रखा 226 से मल्टीप्लाई करके यहाँ आ जाएगा, कितना आएगा, ये हो जाएगा 3.67 इंटू 10⁻10 इंटू 226 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23। इसके बाद कैलकुलेशन में इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि इसके बाद का सारा कैल किसका है, कैलकुलेटर का है, और कैलकुलेटर अलाउड है किसमें, जैम में। दैट्स व्हाई आई विल नॉट सॉल्व इट। ओके जी, मास नंबर इतना देखा, सोल्व कर लेने से। सोल्व करेंगे तो आपका टी हाफ निकालने के लिए करना पड़ेगा, पहले आप लैम्डा निकालें। जब लैम्डा निकालेंगे चलो इसको उल्टा करता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन फर्स्ट, वी नो दैट हम जानते हैं कि टी हाफ का फॉर्मूला होता है टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। तो वैल्यू रखेंगे 0.693 अपॉन लैम्डा की वैल्यू ये रही 3.67 इंटू 10⁻10 इंटू 226 और नीचे की चीज ऊपर जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 6.023 इंटू 10⁻23। सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू आ रही है 1595 ईयर्स। 1595 ईयर्स, इसका मतलब इतने साल आएगा आंसर। टी हाफ एम्प्लाइज टी हाफ इक्वल टू 1595 ईयर्स। इतने सालों में वो आधा डिके हुआ टी हाफ। तो ये आपका टी हाफ का प्रोसीजर था, ठीक। न्यूमेरिकल मुझे इतने ही कराए थे, हम पार्टिकल एक्सेलरेटर के बारे में जानेंगे अच्छे से। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे जो न्यूमेरिकल में समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको मिटाते हैं और छोटे छोटे 2 टॉपिक हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, ठीक। ठीक, 2 टॉपिक आपके पार्टिकल एक्सेलरेटर के नाम से। तो पार्टिकल एक्सेलरेटर क्या है उन्हें समझते हैं। पहले नए टॉपिक के लिए बोर्ड को बिल्कुल साफ क्लीन, ओके। बात करते हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर किसे कहते हैं। रेड कलर से देखता हूँ, पार्टिकल एक्सेलरेटर। पार्टिकल एक्सेलरेटर में करवाना जो चाह रहा हूं और रीजन उसका ये है, क्वेश्चन जो है कभी कभी प्रकट हो जाता है। तो आपका एक तो आता है साइक्लोट्रॉन, दूसरा आता है बीटाट्रॉन। बीटाट्रॉन का ऐसे लिख सकते हैं, बीटाट्रॉन, इसको कम चल रहा है, बीटाट्रॉन ऐसे लिखते हैं, बीटाट्रॉन। तो सबसे पहले हम साइक्लोट्रॉन पढ़ते हैं। बहुत कम चीज है, सिर्फ मैथमेटिक्स जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य, पहली बात तो मैं वो चीज पढ़ा रहा हूँ जो जैम के सिलेबस से थोड़ा हटके है। दूसरी बात, इस पर क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, न्यूमेरिकली पर ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि अपने आप में आधे घंटे का टॉपिक है, बहुत कम। इट इज अ पार्टिकल एक्सेलरेटर व्हिच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। इट इज अ पार्टिकल एक्सेलरेटर, इट इज अ पार्टिकल एक्सेलरेटर
which is used to accelerate the positive charged particle, कैसे एक्सेलरेट करते हैं? मान लीजिए ये आपका मैग्नेट है जिसका साउथ पोल है, ये मैग्नेट है जो इसका नॉर्थ पोल है, और इसके बीच में ये सिस्टम रखा हुआ है। इस तरीके से ये डीज है, इसके बीच में पॉजिटिव आयन सोर्स होगा। मैंने लिखा विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, यहाँ पर पॉजिटिव आयन सोर्स होगा, इसमें लिख डालना। अब इसमें क्या होगा, ये आपका साउथ पोल है और ये आपका नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ एन से साउथ मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस तरीके से नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल निकलेंगे, वो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या है, इस डी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। डी की तरफ अट्रैक्ट होने के पीछे क्या है, यहाँ पर एक पेरियोडिक पोटेंशियल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पेरियोडिक पोटेंशियल, या कह सकते हैं ऑसिलेटरी पोटेंशियल। पेरियोडिक लिखो, पेरियोडिक पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अल्टरनेट रूप से बदलते रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये बदलते रहते हैं। ठीक है, तो ज्यादा मैं इसलिए मैं डीप में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि मुझे लेक्चर ये इंक्रीज नहीं करना है, मुझे साइक्लोट्रॉन नहीं पढ़ाना है, मुझे जस्ट मैथमेटिक्स पढ़ाना है। तो इस अल्टरनेटिव वजह से और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वो इसमें घूमेगा और ऐसे उसकी रेडियस इंक्रीज होते होते वो यहाँ से हाई काइनेटिक के साथ निकल जाएगा। इट इजेक्टेड विद हाई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल इसमें यह है कि कोई चार्ज पार्टिकल है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उसमें फोर्स कौन सा लगेगा? उसमें फोर्स लगेगा लोरेंज फोर्स। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो लोरेंज फोर्स अप्लाई होता है। वी नो दैट लोरेंज फोर्स कितना होता है? लोरेंज फोर्स की वैल्यू होती है F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, या कह सकते हैं F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 90, तो F इक्वल टू होगी क्यू वी बी, फोर्स की वैल्यू होगी। ठीक, तो अब बात ये आती है, ये फोर्स क्या काम आता है? दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू सर्कुलेट द आयंस और अल्फा पार्टिकल, पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? लोरेंज फोर्स F इक्वल टू क्या आता है? क्यू वी बी जो आ रहा था वही सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। इसका मतलब F इक्वल टू क्यू वी बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल होगा। ये से कट गया, कितना आ गया? क्यू बी इक्वल टू एम वी अपॉन आर आ गया, इसके नीचे आ गया ये, तो क्यू बी इक्वल टू एम वी इक्वल टू 1 अपॉन आर आ गया, एम प्लस रेडियस आ गया आर इक्वल टू एम वी अपॉन, इसको ऊपर ले जाओगे, इसके नीचे लाओगे क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी, ये आपका रेडियस आ गया। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब कभी साइक्लोट्रॉन से कोई पार्टिकल एक्सीलरेट कराया जाएगा तो उसकी रेडियस कितनी होगी? तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, इसे पार्टिकल फिजिक्स में क्यों पढ़ाया जाए जबकि कंसेप्ट इसमें ईएमटी के लग रहे हैं? बिकॉज ऑफ अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल जो भी हम उसे एक्सेलरेट करेंगे, उन एक्सेलरेट के बेसिस पर हम बॉम्बार्डिंग करते हैं और तभी आपका न्यूक्लियर रिएक्शन एक्टिवेट होती है, इसलिए से न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। तो बताइए कितना है? आगे एम्प्लाइज आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। अब मैं बात करता हूँ टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन के लिए क्या करेंगे? टाइम पीरियड टी, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर कितना होगा? समय बराबर दूरी बटे चाल होगा। तो डिस्टेंस कितना है एक चक्कर में? 2 पाई आर, वेलोसिटी v, तो t इक्वल टू कितना आ गया? 2 पाई r की वैल्यू कितनी होती है? mv अपॉन क्यू बी, अपॉन नीचे कितना है? v से v कैंसिल, t इक्वल टू कितना आ गया? 2 पाई m अपॉन क्यू बी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी अगर निकालने पड़ेंगे, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन निकालना पड़े, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला होगा फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 1 अपॉन t इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो 2 पाई अपॉन क्यू बी को ऊपर लेंगे, कितना जाएगा? क्यू बी अपॉन 2 पाई एम प्लस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया f इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ठीक, बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी देखेंगे। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड पार्टिकल
पार्टिकल। रिजेक्टेड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, के अल्फा इक्वल टू के अल्फा लिख देते हैं 1/2 mv², के अल्फा इक्वल टू 1/2 m। v की वैल्यू पता है हमें, यहाँ से निकाल सकते हैं। v की वैल्यू कितनी होगी, r³b/m कितनी होगी, r³b/m। अगर आप देख सकते हैं हमें पता है कि r इक्वल टू कितना होता है, mv/qb होता है। हमें v की वैल्यू निकालनी, मल्टीप्लाई करो इसमें कितना आ गया, r³ इंटू आ गया mv, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो कितना आ गया, r³b/m इक्वल टू v। तो ये आगे v की वैल्यू, यहाँ रख दी कितनी, r³b/m, m से m कैंसिल, एम्प्लाइज काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 1/2 r³b, r³ r की वैल्यू रख दो, एम्प्लाइज k इक्वल टू कितना आ गया 1/2 qb, और r की वैल्यू होती है mv/qb, mv/qb। एक मिस्टेक हो गई, अगर आप वेलोसिटी रख दो तो वेलोसिटी का स्क्वायर है, इसका मतलब हर टर्म का स्क्वायर होगा। जब हर टर्म का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, r² q², r² q² b²। अब r की वैल्यू कितनी होती है, mv/qb का होल स्क्वायर इंटू q² b²। क्या कर रहा हूँ मैं, लेट मी थिंक। काइनेटिक एनर्जी मैंने रख दी। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो 1/k अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 mv² और mv²। v का मान मैंने यहाँ से रख दिया r³b/m, तो यहाँ से आ गया r³b/m। तो इसे ही सोल्व करते हैं, यही काइनेटिक एनर्जी कितना है, एम्प्लाइज k इक्वल टू 1/2 r² q² b² बटे एक m कटा, एक m बचा है m, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो साइक्लोट्रॉन में आपको यही चीज जाननी थी कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं। इनके फॉर्मूले आपको याद रखना है, ज्यादातर रेडियस का तो जरूर याद रखना है, इन पर बेस्ड आपका क्वेश्चन आ जाएगा। इसकी एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन ये है कि आप इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करा सकते। तो मैं लिमिटेशन इसके लिख दे रहा हूँ, और जल्दी स्पीड से पढ़ने के पीछे दो रीजन है, मुझे वीडियो बड़ी नहीं करनी है और ना ही बैटरी भी डिस्चार्ज होने वाली, बैटरी भी डिस्चार्ज होने वाली, फोन कभी भी बंद हो सकता है फोन, और मुझे इसी में कंप्लीट करना है। यू नो द मीन ऑफ टारगेट, टारगेट जब हम बना के चलते हैं, टारगेट निकला है, दैट्स व्हाई हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। इसकी लिमिटेशन ये है, इसकी लिमिटेशन ये है, लिमिटेशन समझो, लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन की सबसे अच्छी लिमिटेशन ये है, इट कैन नॉट एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन because the case of relativistic mass। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो मास इसका चेंज होता है, m इक्वल टू m0/1 - v²/c², इसके मास से चेंज होता है। जबकि मैंने एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/1000 टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। इसका मतलब ये हो गया 2πr बटे चाल, चाल v चलेगी ऊपर, तो v का अपॉन 2πr की वैल्यू होती है mv/qb, तो v से v कैंसिल हो गया, कितना आ गया ऊपर चला गया qb, आ गया qb/2πm। तो हम कहीं ना कहीं देखते हैं जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड कर रही है मास पर, और रिलेटिविस्टिक केस में जब इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करने लग जाती है। पर जब फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और वो ऑसिलेटर की पेरियोडिक पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करती है तो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस वायोलेंस हो जाता है। सो रेजोनेंस कंडीशन इज वायोलेटेड एंड साइक्लोट्रॉन डू नॉट वर्क। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन वर्किंग, स्पेलिंग ठीक कर देते हैं। रेजोनेंस कंडीशन इज वायोलेटेड एंड साइक्लोट्रॉन डू नॉट वर्क नहीं कर पाता। ठीक है, तो इस साइक्लोट्रॉन की क्या है, कंडीशन हो गई। इस कंडीशन देखो, फिर समझ लो, मैंने कहा ये देखो दो प्रकार की फ्रीक्वेंसी होती है। जब कभी हम साइक्लोट्रॉन के अंदर किसी पार्टिकल को नचा रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो एक तो पेरियोडिक साइक्लोट्रॉन बीएससी के नोट्स में जो मैंने पढ़ा है उसमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़े, बहुत अच्छे से बताया मैंने उसमें कि क्या रेजोनेंस कंडीशन होती है, कैसे रिलेटिविस्टिक केस लगता है, क्योंकि यहाँ मुझे ज्यादा नहीं बोलना। एक होता है पेरियोडिक, एक होता है चक्कर लगाने की फ्रीक्वेंसी, एक होता है वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी। अगर दोनों मैच करती है तभी साइक्लोट्रॉन वर्क करता है, और यहाँ पर चक्कर लगाने की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है मास के साथ साथ। तो बात करते हैं बीटाट्रॉन किसे कहते हैं। अब इसी जो कमी निकली है इसकी, इस कमी को दूर करने के लिए ही डब्ल्यू क्रस्ट द्वारा बीटाट्रॉन को डेवलप किया गया। इसके द्वारा खासकर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज किया जाता है। बात करते हैं बीटाट्रॉन, #बीटाट्रॉन। बीटाट्रॉन is used to increase the kinetic energy, increase the kinetic energy of
बीटा पार्टिकल इसलिए इसे बीटाट्रॉन कहते हैं। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को बीटा पार्टिकल कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें डोनट होता है और डोनट के अंदर उसे रिवॉल्व कराया जाता है। प्रिंसिपल क्या है, इट इज बेस्ड ऑन टू बेसिक प्रिंसिपल। नंबर 1 तो आपको लोरेंज फोर्स के बारे में बताना चाहिए। लोरेंज फोर्स जिसे कहते हैं इंटरैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद चार्ज पार्टिकल। और दूसरा आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन दो फिनोमेना पर बेस्ड होता है। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक डोनट होगा, डोनट कहते हैं, क्रैक्स देखा होगा आपने, क्रैक्स में क्या होता है, ऐसे एक बेलन टाइप में होगा, तो वैसे क्रैक्स के शेप में एक डोनट चैम्बर होता है और यहाँ पर फिलामेंट लगा होता है और फिलामेंट के जरिए जो है इसमें एक चार्ज पार्टिकल, मान लो इलेक्ट्रॉन को भेजा जाता है और इलेक्ट्रॉन के नीचे हमने यहाँ पर लगाया होता है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कहते हैं, कौन सा मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की खास बात होती है, वोल्टेज बदलने पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पेरियोडिक है। कैसा है, पेरियोडिक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है जो टाइम के साथ बदल रहा है। तो इसमें और उसमें अंतर क्या है, उसमें क्या है, उसमें वोल्टेज को मतलब पोटेंशियल को पेरियोडिक रखा गया है साइक्लोट्रॉन में, और बीटाट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड को पेरियोडिक रखा गया है। जब पेरियोडिक मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरीके से और चेंज हो रहा होगा तो डोनट से पास होने वाला फ्लक्स चेंज होगा। जब डोनट से पास होने वाला फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये चार्ज पार्टिकल जो है ये चक्कर लगाएंगे सर्कुलर ऑर्बिट में, और पेरियोडिक होने की वजह से सेटअप कुछ इस प्रकार से कहा जाता है कि इस इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट स्टेबल रहे, एक कांस्टेंट ऑर्बिट रहे और वहीं उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, जबकि साइक्लोट्रॉन में ऑर्बिट की रेडियस इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर जो केसेस लगेंगे उसको मैथमेटिकली मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको कि कैसे काम करना शुरू करता है। जैसे ईएमएफ की बात करें, इसको सर्कुलर रेडियस को मैंने आर मान लिया, तो चक्कर कितना लगा रहा है, कैलकुलेशन यहाँ कर देता हूँ, मैथमेटिक्स समझे आप इसका। ठीक है, वी नो दैट। ठीक, ईएमएफ कितना होता है, ईएमएफ को मैं एप्सिलॉन से शो कर रहा हूँ, ये होता है वेक्टर ई डॉट डीएल इंटीग्रेशन, एप्सिलॉन ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डीएल चक्कर लगा रहा है 2 पाई आर, इतना आ गया। फोर्स का फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। सो फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, एफ इक्वल टू होता है वो क्यू ई, इलेक्ट्रॉन के केस में क्या लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू ई, एफ इक्वल टू ई, और ई की वैल्यू यहाँ से निकालो, कितना है, एप्सिलॉन अपॉन 2 पाई आर आ रहा है, कितना है, एप्सिलॉन अपॉन 2 पाई आर। ठीक, तो एफ इक्वल टू कितना आ गया, ई इक्वल टू अपॉन 2 पाई आर, और एप्सिलॉन का फॉर्मूला कितना होता है, डी फाई बाई डी टी। ये कहाँ से लिया हमने, ये लिया हमने बाय फेराडे लो से ये फॉर्मूला आ गया, तो हो गया एफ इक्वल टू आ गया ई इक्वल टू 2 पाई आर और डी फाई बी बटे डी टी। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो बताता है इंडक्शन की वजह से इतना फोर्स लग रहा है। वहीं अगर लोरेंज फोर्स के हिसाब से देखें तो कितना फोर्स लग रहा हो समझेंगे। बट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये समझ में आ गया इतना, ये आपका फोर्स आ गया ईएमएफ की वजह से। बट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ magnetic field a Lorentz force also applied on the particle पे Lorentz force अप्लाई होगा। इसकी वैल्यू होती है F इक्वल टू कितनी होती है, QVB या कह सकते हो EVB, और ये सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करती है mv स्क्वायर अपॉन r, इससे कट गया है, इसका मतलब क्या आ गया एम्प्लाइज, EB इक्वल टू आ गया mv अपॉन r। ठीक है, तो यहाँ से मोमेंटम निकालोगे, इसे मोमेंटम भी कहते हैं, इसे कह सकते हैं p अपॉन r। एम्प्लाइज ये कह सकते हैं कि EB इक्वल टू आ गया p अपॉन r, मल्टीप्लाई कर दो इसमें कितना एम्प्लाइज EBR इक्वल टू p बाय न्यूटन फॉर्मूला। न्यूटन का फॉर्मूला क्या कहता है भाई, न्यूटन फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम प्रोवाइड द फोर्स F इक्वल टू dp बाय dt, इसका मतलब ये आ गया d ओवर dt और मोमेंटम रख दिया EBR, यहाँ पे चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब क्या लगता है F इक्वल टू बाकी बाहर निकाल दिया ER, कितना आ गया dp बाई dt। भाई चेंज क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो बाकी बाहर निकाल दिया E और R को बाहर निकाल दिया dp बाई dt, ये आ गया फोर्स। इक्वेशन नंबर 3, जब इक्वेशन नंबर 3 इन दोनों फोर्स को बैलेंस करेंगे तब आपको बीटाट्रॉन कंडीशन मिलती है। सो ये बैलेंसिंग स्टेट में ही बीटाट्रॉन वर्क करता है। सो
मैंने क्या बताया आपको, एक लोरेंट फोर्स की वजह से बल लग रहा है, इसको क्या था एफ डैश, और इसको एक तो लग रहा है लोरेंट फोर्स की वजह से बल लग रहा है एफ, एक लग रहा है ईएमएफ की वजह से। तो ईएमएफ की वजह से उन्होंने एफ डैश मान लिया और लोरेंट फोर्स की वजह से एफ मान लिया। सो व्हेन एफ इज इक्वल टू एफ डैश देन बीटाट्रॉन वर्क लगाओ भाई कितना है, एफ डैश इक्वल टू एफ कर लिया, एफ डैश की वैल्यू कितनी है, ई अपॉन 2 पाई आर डी फाइव बी अपॉन डी टी, और एफ की वैल्यू कितनी है, ई आर डी बाई डी टी, ई आर डी बी बाय डी टी, ई से ई कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कितना है डी फाइव बी बाय डी टी इक्वल टू, एक आर बचा सिर्फ ई कटा है, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी बाय डी टी, या तो इसे याद कर लो बीटाट्रॉन कंडीशन के नाम से, या डी टी से डी टी कैंसिल कर दो, डी टी कैंसिल कर दो, कितना आएगा एम्प्लाइज 5b इक्वल टू आ गया 2 पाई आर स्क्वायर इंटू बी बचा, इसे कहते हैं बीटाट्रॉन कंडीशन। और कुछ महापुरुष इस चीज को फ्लक्स मानते हैं, एम्प्लाइज 5b इक्वल टू हो गया 2 इंटू, इस फ्लक्स मान देखो ये एरिया है ए, देखो एरिया है ए और ये माइंड फील्ड है बी, तो ए बी कितना होता है, ए बी फ्लक्स कहते हैं। बस 5 इक्वल टू क्या होता है, 5b इक्वल टू बी ए नहीं होता, 5b इक्वल टू बी होता, तो ये बी हो गया, ये ए हो गया, तो इसे ही फ्लक्स मान लेते हैं, इसे मान दो 5b डैश, तो इसको बीटाट्रॉन कंडीशन कहते हैं। दीज 3 इक्वेशन आर नोन एज द बीटाट्रॉन कंडीशन, तो इन 3 इक्वेशन को बीटाट्रॉन कंडीशन कहते हैं। दीज 3 इक्वेशंस are known as Betatron equation. Let me check the spelling also. These 3 equations are known as Betatron equations. कौन कौन सी, इन तीनों इक्वेशन को कहा जाता है। ठीक, एक बार इन इक्वेशन को सामने लिखता हूँ। वैसे तो आपको ये उचित रहा नहीं क्योंकि कंप्लीट हो गया, यही पढ़ाना था, तो इसको तब भी साफ साफ लिख देता हूँ। कितना है, डी फाइव बी ओवर डी टी इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी, ये पहली इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन कितनी है, एम्प्लाइज 5b इक्वल टू 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बी, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। या तीसरी कह सकते हैं, एम्प्लाइज 5b इक्वल टू 2 इंटू 5b डैश इक्वेशन, ये तीनों। these three equations are known as Betatron condition. Betatron condition, BITI condition। तो यही था जो मुझे आज पढ़ाना था। बहुत अच्छी बात है कि मेरी रफ्तार के साथ बैटरी ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, बिकॉज बैटरी अब 2-3% बची होगी। तो आज का लेक्चर सब यहीं तक था। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। आप लोगों को समझ में आया हो आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे कि डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखी है, उसके आपको क्यू वैल्यू निकालने के लिए मास डिफेक्ट को एनर्जी सॉल्व करना पड़ सकता है। और फिर मैंने आपको अल्फा डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, बीटा डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, बीटा प्लस, बीटा माइनस, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, गामा रेडिएशन, एमिशन ऑफ एनर्जी, गामा पार्टिकल। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, उसके बाद मास डिफेक्ट तो वो तो हो गया। उसके बाद मैंने न्यूमेरिकल्स कराए थे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करे थे, और एक फॉर्मूला था क्यू वैल्यू का, क्यू वैल्यू इक्वल टू क्या थी, टी अल्फा का काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला मैंने आपको कहा था, याद कर लेना। दो न्यूमेरिकल कराए थे, फॉर्मूला था टी अल्फा इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में 1 - 4/a। क्या बताया था, काइनेटिक एनर्जी और क्यू वैल्यू के बीच में रिलेशन बताया था। वो रिलेशन क्या था, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन था, वो आपको याद रखना है। वो रिलेशन था टी अल्फा इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में 1 - 4/a। ठीक, उसके बाद मैंने साइक्लोट्रॉन बताया, उसके बाद मैंने बीटाट्रॉन बताया। ये दोनों चीजें मैंने तेज इसलिए पढ़ाई। नंबर 1 केस था बैटरी, और नंबर 2 केस था हम लोग कॉम्पिटिशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो हमें थ्योरेटिकली नहीं जाना है। ठीक है, तो आप जैसे इसकी कंडीशन को याद रखेंगे। ये कंडीशन क्यों मैंने ब्रैकेट बंद करी है, जब आप गेट देंगे ये आपको टिक मानने को आएगा, लिख के रख लेना। जब आप गेट का एग्जाम देंगे तो वहां आपको ये टिक मानने को आता है। और लोग पढ़ाते इसलिए नहीं है, जो मतलब जैसे दिल्ली वैली में, क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक है, इतना बड़ा थ्योरी वहां पढ़ाएंगे, टाइम वेस्ट होता है, दैट्स व्हाई नहीं पढ़ाते हैं। तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो पढ़ने की। तब भी मैंने आपको कंडीशन बता दिया, ये आपकी बीटाट्रॉन कंडीशन कहलाती है। और ये बता रहा है कि उस स्टेट को बीटाट्रॉन कंडीशन स्टेबिलिटी मानी जाएगी जब कभी पास होने वाला फ्लक्स जो डोनट से है उसका 2 टाइम्स फ्लक्स के इक्वल होगा। और ये फ्लक्स किससे प्राप्त हो रहा था, ईएमएफ से प्राप्त हो रहा था, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ के कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स पास होगा वो डोनट से पास होने वाले फ्लक्स का 2 टाइम्स होना चाहिए। क्या बताया मैंने आपको, मतलब फेराडे इंडक्शन लो, अर्थात इंड्यूस्ड ईएमएफ
इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो फ्लक्स पास होगा वो डोनट से पास होने फ्लक्स का 2 टाइम्स होना चाहिए, तब बीटा न्यूरॉन एक्टिवेट होगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच।